जी, नमस्ते सर। नमस्कार। प्रियंका जी, आप अपना रोल नंबर बताइए। सर मेरा नाम प्रियंका सोनी है और मेरा रोल नंबर 140984। जी। प्रियंका जी, मैं देख पा रहा हूँ कि आपने 2015 में ये आपने बीई कर लिया था। जी सर। ये कहाँ से किया था आपने? सर मैंने बी श्री राम इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जबलपुर से किया। अच्छा अच्छा। ये 15 के बाद फिर आपका जो एमए हो रहा है वो 2023 में हो रहा है। जी सर। इतना गैप क्यों? सर इंजीनियरिंग के बाद मैंने सिविल सेवा की तैयारी की है। उसके बाद 2020 में मैंने एमए किया हुआ है, तो वो जो कंप्लीट हुआ है वो 2023 में कंप्लीट हुआ। ये सिविल सेवा का क्या रिजल्ट रहा आपका? सर मेरे 2 साक्षात्कार रहे, उसमें मुझे सफलता नहीं मिली सर। अच्छा। और एमपीपीएससी भी दिया था आपने? जी सर। उसमें भी आपने इंटरव्यू दिए थे? जी सर, एमपीपीएससी के ही 2 साक्षात्कार दिए थे सर, जिसमें रूम से मैं सफल नहीं हुई। जी। तो अब देते हैं कि नहीं देते हैं आप एमपीपीएससी? जी एमपीपीएससी अब देते हैं कि नहीं देते हैं अभी? सर, अभी तक तो दिया था आखिर में सर, पर अभी मुझे जिस उम्र के पड़ाव में मैं हूँ, मुझे एकेडमिक क्षेत्र में भी मुझे लगता है कि आगे बढ़ना चाहिए। इसलिए मैंने दूसरी सेवाओं की तरफ ध्यान देना शुरू किया, जैसे लोक सेवा हो गई और ठीक एकेडमिक क्षेत्र हो गया। है, ठीक है। ओके। तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर क्यों बनना चाहते हैं? सर प्रथम कारण तो ये कि मैं असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की जो अनिवार्यताएं हैं उनको पूर्ण करती हूँ। और दूसरा कारण सर मेरा परिवार है। मेरा परिवार लोक सेवा के क्षेत्र में ही कार्य करता है, वो भी शिक्षा के क्षेत्र में ही कार्य करता है, तो वहीं से मुझे प्रेरणा भी मिली है शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करने के लिए, इसलिए। परिवार में कौन करता है? सर मेरे माता पिता दोनों ही शिक्षक हैं। अच्छा, दोनों ही कॉलेज में है? जी, स्कूल। स्कूल में है। अच्छा अच्छा। जी। तो आपने स्कूल में ट्राई नहीं किया? जी सर, मैंने नेट पास कर लिया था, तो मुझे लगा कि मुझे असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एग्जाम देना चाहिए। जी। अच्छा, एक असिस्टेंट प्रोफेसर में क्या क्वालिटी होनी चाहिए? एक प्राध्यापक में क्या क्वालिटी होनी चाहिए, जो बहुत आसानी से बच्चों को उस सब्जेक्ट में रुचि पैदा कर सके, उन्हें उस विषय के बारे में बहुत बोधगम्य तरीके से समझा सके और वो उनके लिए आसान कर सके। मुझे ऐसा लगता है कि एक प्राध्यापक में ये एक जरूरी जो क्वालिटीज होनी चाहिए। तो आप विषय को कैसे, इतिहास जैसा नीरस विषय है ना? इसमें कहा भी जाता है कि हिस्ट्री ज्योग्राफी बड़ी बेवफार आफ्टर बॉडी सुबह सफा, है ना? बहुत नीरस सब्जेक्ट है, उसको आप इंटरेस्टेड कैसे बनाएंगे? जी सर, क्योंकि मैंने इंजीनियरिंग के बाद इतिहास विषय चुना है, तो मैंने इतिहास की सारी पढ़ाई स्वयं ही की है। तो मुझे कुछ चीजें जो मुझे बहुत कठिन लगी, वो कि मैं कैसे कालक्रम याद रखूं। तो मुझे ऐसा लगता है कि हर एक एरा का या हर एक युग का जब हम कुछ समझा रहे हो, तो हमें ये भी बताना चाहिए कि ये कैसे देश विदेश और अन्य क्षेत्रों से संबंधित है, किस काल में कहाँ क्या घटना हो रही है, ताकि हम उसके कार्य कारण को देख सकें। और मुझे लगता है ये तरीका आसान होता है कालक्रम समझाने के लिए, उस क्षेत्र में क्या हो रहा है ये समझाने के लिए और इसका प्रभाव क्या पड़ा। जब हम ऐसे कड़ियों को जोड़ते हुए पढ़ाई करते हैं तो उसे याद रखना आसान होता है। चलिए, किसी एक विषय को आप मुझे पढ़ाइए जिससे कि मुझे भी इंटरेस्ट क्रिएट हो जाए हिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट में। जी बिल्कुल। सर मैं अपने मन से टॉपिक का चयन करूं? जी जी बिल्कुल। बोर्ड है क्या आपके पास? सर मैं जी आपके पास में बोर्ड है क्या? सर मेरे पास बोर्ड नहीं है। अच्छा, चलिए ठीक है। सर मैं ऐसे ही समझाने का प्रयास करती जी जी।
सर मैं अकबर की आईने दहशाला, जो उसकी राजस्व नीति का एक कर निर्धारण का एक तरीका था, वो मैं समझाना चाहूंगी। सबसे पहले हम देखेंगे कि ये कब आई, किसने लाई, क्यों लाई, और ये क्यों इतनी महत्वपूर्ण है। सो जब अकबर अपने सैन्य अभियान से वापस आया 1571 में, तो उसकी एक चिंता थी कि हम कैसे राजस्व एकत्र करने की प्रणाली को सुधारा जाए। उसका कारण ये था कि पहले जब्ती और व्यवस्था के आधार पर राजस्व निर्धारण करते थे। उसमें क्या किया जाता था कि जो खेत है उसकी नपाई की जाती थी, उसके आधार पर उसका उत्पादन देखा जाता था। ये कार्य करते थे कानूनगो और पटवारी। ये जानबूझकर उत्पादन कम दिखाते थे ताकि उन्हें फायदा हो। वो भ्रष्टाचार करते थे और राजस्व जो कलेक्शन था वो कम होता था। तो उसके लिए उन्होंने अपने राजस्व मंत्री टोडरमल से एक सलाह ली, और उन्होंने आईने दहशाला को एक नए राजस्व एकत्र करने की प्रणाली के रूप में स्थापित किया। उसमें क्या किया जाता था, उसमें किसी भी भूमि का 10 साल में जितना उत्पादन हुआ उसका एवरेज निकाला जाता था, और फिर वो 10 साल में उस उत्पादन का मूल्य क्या था और उसमें राजस्व कितना लिया जाता था उसका औसत निकाला जाता था। और फिर उस उत्पादन के 1/3 को उसका राजस्व निर्धारित किया जाता था। अब वो जो मूल्य है वो कैसे निर्धारित हो, तो उसके लिए एक केंद्रीय सूची बनाई जाती थी। पर अकबर ने कहा कि जब अलग अलग क्षेत्र में उत्पादन अलग अलग होता है, अलग अलग उत्पादकता है। मुगल काल में जी भूमि सर। किस प्रकार की थी? जैसे कि सर हम राजस्थान क्षेत्र में देखते हैं, या सिंध क्षेत्र में, या मुल्तान क्षेत्र में, तो या वहां पे ज्यादा अनाज उत्पादन नहीं होता था। वहीं हम दोआब क्षेत्र में देखते हैं तो वहां उत्पादकता अच्छी थी। मुगल काल में जो भूमि होती थी वो कितने प्रकार की होती थी, उसको क्या बोला जाता था? आ, वो उपज के आधार पर होती थी। जैसे चाचर हो गई, पलती हो गई। सर मैं और अभी नाम याद नहीं कर पा रही हूँ। 4 प्रकार से उन्होंने विभाजित किया हुआ था, चाचर, पलती, जिसमें उत्पादकता के आधार पर उनको डिवाइड किया हुआ था। अच्छा, अलाउद्दीन खिलजी के समय राजस्व व्यवस्था क्या थी? अलाउद्दीन के समय में राजस्व व्यवस्था ऐसी थी, वह दोआब क्षेत्र से 1/2 उत्पादन का 1/2 जो भाग था वो राजस्व के लिए लेता था, और उसने सारी वक्फ भूमि को खालसा भूमि में परिवर्तित कर दिया था ताकि ज्यादा राजस्व का एकत्रण हो जाए। उसके समय बटाई की व्यवस्था थी, वो बटाई की व्यवस्था क्या थी? जी, बटाई की व्यवस्था हम शेरशाह के काल में भी देखते हैं। अलाउद्दीन के काल में सर मैं अभी याद नहीं कर पा रही हूँ। उसमें बटाई की व्यवस्था ऐसी थी कि वो खेतों में जो उत्पादन हुआ है उसे 3 प्रकार से विभाजित करते थे। एक तो रास बटाई, लंक बटाई। उसमें जो खड़ी फसल है उसमें से राजस्व का निर्धारण करते थे। ये लंक बटाई में जो जो अनाज है उसको बिना भूसा निकाले विभाजित किया जाता था कि इतना भाग अ, राज्य का होगा। और एक और सर मैं याद नहीं कर पा रही हूँ। रास बटाई, लंक बटाई, और एक और होती थी खेत बटाई, जिसमें भूसा अलग करके अनाज का अनाज से राजस्व का हिस्सा निकाला जाता था। आप कंफ्यूज हैं, इसको दोबारा पढ़िएगा, है ना? जी सर, जी बिल्कुल। अच्छा, इतिहास लेखन की कौन कौन सी पद्धतियां हैं? इतिहास लेखन के उपागम सर। जी। जी सर, इतिहास लेखन के कुछ उपागम मैं सर नाम बताती हूँ। साम्राज्यवादी, राज्यवादी, और राष्ट्रवादी, और सबाल्टन, और नारीवादी, और धर्मशास्त्र आधारित। अच्छा, तो ये मार्क्सवादी इतिहासकार कौन कौन है इंडिया में जिन्होंने लिखा है? जी सर, मार्क्सवादी इतिहासकारों में कुछ प्रमुख नाम है। रोमिला थापर जी, जी। और रामचंद्र गुहा जी, और गायत्री देवी स्पिवाक जी, और आर एस शर्मा जी, सतीश चंद्र जी,
आर.एस. शर्मा जी की बुक्स बताएं। किताब का नाम सर, आर.एस. शर्मा जी की किताब का नाम मुझे याद नहीं है, लेकिन एक भारत का इतिहास करके उन्होंने प्राचीन भारत पे किताब लिखी हुई है। और रोमिला थापर जी की। सर किताब का एग्जैक्ट नाम मैं अभी याद नहीं कर पा रही। और 1857 पर किस किसने लिखा हुआ है मार्क्सवादी विचारधारा? 1857 पर आर.सी. मजूमदार जी ने लिखा हुआ है मार्क्सवादी विचारधारा पर। अभी मैं उतना ही याद कर पा रही हूँ सर, मार्क्सवादी विचारधारा पे और मैं उनकी बुक का पढ़ाई करूंगी। बुक का नाम है म्यूटिनी, फर्स्ट म्यूटिनी करके। सर मैं नाम अभी याद नहीं कर पा रही हूँ, माफी चाहूंगी। इतिहास लेखन में पंडित जवाहरलाल नेहरू का क्या योगदान है? इतिहास लेखन में सर मैं माफी चाहूंगी, मैं इसके बारे में पढ़ूंगी। अच्छा, विश्व इतिहास पर चर्चा कर सकते हैं? जी सर। चलिए बताइए। ये मैग्ना कार्टा क्या है? मैग्ना कार्टा भारत के संदर्भ में, नहीं नहीं, यूरोप के संदर्भ में। विश्व के संदर्भ, हाँ यूरोप के संदर्भ में। जी जी। हाँ, सर मैं इसमें पढ़ाई करूंगी सर, मैंने अभी वर्ल्ड हिस्ट्री रिवाइज नहीं की, तो मैं उसे पढ़ूंगी। अच्छा, ग्लोरियस रिवॉल्यूशन क्या थी? ये गौरवशाली क्रांति ब्रिटेन की क्रांति से संबंधित है, जहाँ पे संसदीय शासन की स्थापना हुई राजतंत्र के खिलाफ लड़ाई करके, और इसमें एक भी ब्लड शेड नहीं हुआ, इसलिए इसे गौरवशाली क्रांति कहते हैं। ये धर्म सुधार आंदोलन कब स्टार्ट हुआ, कहाँ से हुआ और किसने स्टार्ट किया? धर्म सुधार आंदोलन 14वीं शताब्दी में स्टार्ट हुआ, या जर्मनी से स्टार्ट हुआ। और इसे स्टार्ट करने में जर्मनी के मार्टिन लूथर किंग का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इसका और उद्देश्य, उन्हें हम इसका उद्देश्य क्या था? सर इसका उद्देश्य था, जो कैथोलिक धर्म में कुरीतियां थी, और जिसका जैसा उसका प्रभाव था, और जैसे वो लोगों का शोषण कर रहा था, जैसा पॉलिटिकल इसका प्रभाव लोगों पे था, तो उसके खिलाफ, उसकी जितनी भी कुरीतियां थी उसके खिलाफ इसका इस धर्म का विरोध किया गया था। यह जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड में ये बहुत प्रचारित रहा, और इसके बाद प्रोटेस्टेंट नामक नए नए कैथोलिक ईसाई ही धर्म की एक स्थापना हुई। अच्छा ये बताइए, अमेरिकी क्रांति का फ्रांसीसी क्रांति पर कोई प्रभाव पड़ा क्या है? अमेरिकी क्रांति का फ्रांस की क्रांति में, सर मैं थोड़ा विचार कर लूं। जी। जी सर, इसका फ्रांस की क्रांति पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा, क्योंकि उसके बाद फ्रांस की क्रांति में 1789 से हम देखते हैं कि वहाँ वहाँ के जो जो राष्ट्रवादी क्रांतिकारी रहते हैं, वो क्रांति करना शुरू करते हैं, और वो राजतंत्र वाले शासन प्रणाली को स्थापित करना चाहते हैं। राजतंत्र वाले स्वशासन की, जिसमें संसद भी हो और राजतंत्र भी हो। अच्छा, ये डायरेक्ट प्रभाव तो नहीं है, चलिए कोई बात नहीं। जी सर, मैं इसके बारे में पढ़ूंगी। हाँ पढ़ लीजिए थोड़ा सा। नेपोलियन सम्राट कब बना? नेपोलियन 1799 में वापस आता है फ्रांस में, और 1802 में वो चांसलर बन जाता है। फिर 1804 में वह हमेशा के लिए चांसलर बन जाता है, और वहाँ का सम्राट भी बन जाता है। अच्छा ये बताइए, नेपोलियन ने कहा था यदि रूसो नहीं होता तो फ्रांस की क्रांति नहीं होती, ये उसने किस संदर्भ में बात की थी?
रूसो के विचारों के संदर्भ में ही जिन्होंने क्रांति का आधार, वैचारिक रूप से क्रांति का आधार तैयार किया, इस संदर्भ में उन्होंने कहा था। तो फ्रांसीसी क्रांति में आतंक का राज किसने स्थापित किया था? सॉरी सर। फ्रांसीसी क्रांति में आतंक का राज किसने स्थापित किया था? सर रॉब्सपियरे ने फ्रांसीसी क्रांति में आतंक का राज स्थापित किया था। फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत कब से मानी जाती है? किस घटना से? सर 1789। किस घटना इस के बाद घटना से। मानी जाती है? जी सर। जी सर, जब नेशनल असेंबली बनती है सर, और स्टेट जनरल स्टेट की बैठक होने वाली रहती है, जो 175 साल बाद होने वाली रहती है, जहाँ पे वोट की मांग करते हैं तृतीय वर्ग के लोग कि पर पर्सन वोट का अधिकार दिया जाए, और इसके लिए जो राज्य शासन रहता है वो मना कर देता है, और उसके बाद से हम फ्रांस की क्रांति का उदय मानते हैं। ये बास्टील क्या था? जी सर। बास्टील का पतन होता है, ये बास्टील क्या था? वास्तिल एक दुर्ग था जिसपे अधिकार कर लेते हैं फ्रांसीसी, उसको वास्तिल का पतन कहते हैं। किसने? उसमें क्योंकि वो जर्मनी ने जो उनका अपमान किया था, वो उसका बदला लेते हैं, और वहां के जो कैदी होते हैं उन्हें बाहर निकाल लेते हैं, और वहां पे अपना राज्यरोहण करते हैं। सर मैं बहुत अच्छे से ये इवेंट याद नहीं कर पा रही हूँ, पर ये वास्तिल का पतन वो दुर्ग का पतन नहीं। ठीक है। अच्छा, अमरीकी क्रांति के नायक कौन कौन थे? जी सर। अमरीकी क्रांति के नेता कौन कौन थे? जी सर, एक सैमुअल एडम्स थे, और सर मैं नाम याद नहीं कर पाती। जॉर्ज वॉशिंगटन के बारे में कुछ बता पाएंगे? जॉर्ज वॉशिंगटन सर, ये अमेरिका के राष्ट्रपति रहे हैं। और बस अभी मैं इतना ही याद कर पाई। अच्छा अच्छा, अमरीकी क्रांति का घोषणा पत्र जो है वो किसने तैयार किया था? जी सर। अमरीकी क्रांति का घोषणा पत्र किसने तैयार किया था? माफी चाहूंगी सर, मैं इसे देखूंगी एक बार। कोई बात नहीं। अच्छा ये बताएं, पीस ब्रेड एंड लैंड, ये नारा किस क्रांति में दिया गया था? पीस ब्रेड एंड लैंड। जी। सर सर मेरे अनुमान से यह रूसी क्रांति का नारा हो सकता है, क्योंकि इसमें ब्रेड की बात की हुई है। बाकी अभी मैं सर इसे देखूंगी। अनुमान लगा सकते हैं किसने दिया होगा ये? जी। ये नारा किसने दिया होगा, कुछ अनुमान लगा सकते हैं? जी लेनिन ने। लेनिन, बिल्कुल सही है। ठीक है, अब आपसे सर क्वेश्चन पूछेंगे। प्रियंका जी, आप एक इलेक्ट्रॉन, धन्यवाद। तो जी सर। एएम और एफएम में क्या डिफरेंस होता है? जी एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में क्या डिफरेंस सॉरी सर, सॉरी सर, मुझे एएम और एफएम में हाँ, थोड़ा और आपने रेडी है। जब पहले हम मॉड्यूलेशन में समझते हैं, हम एक वीक सिग्नल को एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल के साथ मिश्रित करके उसे लंबी दूरी पे भेजते हैं। जब हम आयाम पे आधारित मॉड्यूलेशन करते हैं, तो जो वीक सिग्नल है जिसे हमें भेजना है, उसका जो प्रोपेगेशन होता है वो आयाम के आधारित, किसके आयाम के आधारित, जो कैरियर सिग्नल है उसके आयाम के आधारित परिवर्तित होता है। और जो एफएम होता है उसमें जो वीक सिग्नल होता है वो उसकी फ्रीक्वेंसी कैरियर सिग्नल के अकॉर्डिंग प्रोपोगेट होती है। मुझे ये बताइए, जेनर डायोड क्या होता है? जेनर डायोड। हाँ, सेमीकंडक्टर में पढ़ा होगा। जी जी सर, जेनर डायोड एक
रिवर्स बायस डायोड होता है, जो एक निश्चित वोल्टेज के बाद कार्य करता है। एक निश्चित वोल्टेज आने के बाद कार्य करता है, वो परिपथ में धारा प्रवाहित करता है। इसका उपयोग परिपथ के समांतर किसी भी जो भी करंट फ्लो है उसके समांतर लगाया जाता है, ताकि जब उच्च वोल्टेज की कोई धारा प्रवाहित हो जाए तो उससे बाकी अप्लायंसेस को बचाया जा सके। आपने व्हीट स्टोन ब्रिज पढ़ा है? जी व्हीट स्टोन ब्रिज पढ़ा है आपने इलेक्ट्रिसिटी में? जी सर, पढ़ा तो है पर मैं अभी याद नहीं कर पाऊंगी। अच्छा, मुझे किरचॉफ काफी समय हो गया मुझे टेक्निकल पढ़े। किरचॉफ का लॉ बताइए मेरे को, केसीएल जी और किरचॉफ का लॉ पढ़ा है आपने? केसीएल। माफी चाहूंगी, माफी चाहूंगी सर। हाँ पढ़ा तो है मैंने, पर मुझे टेक्निकल छोड़े बहुत समय हो गया है, तो मैं अभी तो बताइए, याद नहीं कर पा रही। तो याद है आपको? जी सर। ओम का लॉ याद है आपको? जी ओम का नियम क्या होता है? ओम का नियम जी सर। जी सर, अगर हम प्रतिरोध को एकदम शून्य मान लें, मैथमेटिकल तब फॉर्म, उसमें मैथमेटिकल फॉर्म जी बताइए ओम के नियम का। V समानुपाती I होता है, जिसमें हम R को एक नियतांक रखते हैं, तो V इक्वल्स टू RI होता है, ओम का लॉ। अच्छा, ये बताइए आर क्या है उसमें? सर R प्रतिरोध का नियतांक है, और I करंट है, और V वोल्टेज। अच्छा, मुझे ये बताइए कि जो रेसिस्टेंस होता है, जो आर होता है, वो किस फैक्टर पर डिपेंड करता है? मतलब कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं, किस फैक्टर पर? कौन कौन से फैक्टर्स जिस पे जी वो जी। डिपेंड करेगा? प्रतिरोध को आप किस पे निर्भर जी करेगा? सर। जी सर, ये अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर डिपेंड करता है। ठीक है। ये मटेरियल पे भी डिपेंड करता है, और किस मटेरियल। जी, और लंबाई पे भी निर्भर करता है। ठीक है। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन मेरा आपसे ये, जी करंट डेंसिटी क्या होती है? जी सर। करंट डेंसिटी क्या होती है? बताइए। करंट डेंसिटी, हाँ। सर माफी चाहूंगी, मैं अभी याद नहीं कर पा रही। तो ये बताइए, गीगर मूलर काउंटर पढ़ा है आपने? जीन काउंटर जी जी, गीगर मूलर काउंटर पढ़ा है। तो यूज करते हैं इसका इलेक्ट्रॉन। अ, ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से संबंधित कुछ प्रयोग हैं, पर सर इसका एग्जैक्ट कारण, एग्जैक्ट यूज में अभी याद नहीं कर पा रही। तो एक्सीलरेट करवाएंगे इससे, जी एक्सीलरेट करवाने के लिए इसका यूज करते हैं। सर माफी चाहूंगी मैं। आप कंफ्यूज हैं। प्रियंका जी, आपकी हॉबी कुछ इंटरेस्टिंग सी है, उसके बारे में बताइए। जी जी, मेरी हॉबियां हैं हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट साड़ियों का कलेक्शन करना, और जो मेरे क्षेत्र में चांदी के परंपरागत आभूषणों का निर्माण होता है, उस निर्माण में अपनी भागीदारी देना मेरी इंटरेस्ट है। तो ये हैंडलूम का क्या मतलब होता है? जी, हैंडलूम का क्या मतलब होता है? हैंडलूम का आशय है कि हैंडलूम का आशय है कि हम जैसे जो साड़ियां हैं, उन्हें लकड़ी के हथकरघे में बनाई जाए, जिसकी बुनाई हाथ से होती है, जहाँ पावरलूम में ये काम मशीनों से किया जाता है। तो आपने इनका कितना कलेक्शन किया है? आपने लिखा है इसमें साड़ियों का कलेक्शन करना। जी जी, मेरे पास 5 राज्यों की हैंडलूम की 12 साड़ियां हैं। चंदेरी साड़ी का नाम सुना है आपने? जी, कहाँ से है? ये ये हमारे मध्य प्रदेश का जीआई टैग प्राप्त हैंडलूम है। ये चंदेरी अशोकनगर क्षेत्र से संबंधित है, वहाँ इनकी बुनाई होती है। अच्छा। ये सिल्क और कॉटन की साड़ियां हैं। आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 21 सितंबर है। जी, इसके दिन कोई घटना होती है हमारे ज्योग्राफी में, कोई घटना होती है, उससे आपको पता है उसके बारे में? ज्योग्राफी में इक्विनॉक्स जो होता है,
अयनांश जो होता है यह घटना भौगोलिक घटना होती है जब दिन और रात समान होते हैं। आपने इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी से पढ़ा है, तो जी इंदिरा मैम। गांधी के समय कुछ ऐसी घटनाएं बताइए जिनका हमारे देश पर बहुत प्रभाव पड़ा है। जी, ऐसी बहुत सारी घटनाएं और ऐसे बहुत सारे इंदिरा गांधी जी के कार्य हैं जिनका प्रभाव आने वाले भविष्य में पड़ा। पहले तो मैं परमाणु परीक्षण को ही कहूंगी, और दूसरा मैं बैंकों के नेशनलाइजेशन के कार्य को कहूंगी, तीसरा मैं प्रीवी पर्स को खत्म करने के कार्य को कहूंगी, और चौथा जो उन्होंने ग्रामीणों के लिए और निम्न वर्गों के लिए योजनाएं चलाई थी, जैसे कि इंदिरा आवास योजना, इनमें इनके इनके कारण बहुत ही परिवर्तन आए। तो ये कुछ प्रमुख घटनाएं मैं कहूंगी। एक हमारा जो 1971 में हमने जो बांग्लादेश के स्वतंत्र देश बनने में जो सहायता की है, और जो हमने उन्हें जो सैन्य सहायता दी है, यह भी एक महत्वपूर्ण घटना है। इन्होंने जो हमारे जो संविधान है उसको बहुत सारे संशोधन किए गए थे और उसको बोला गया था कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन है। उसका नाम पता है, तो कौन सा जी, किया था? 42वां संविधान संशोधन जो 1976 में किया गया, उसे खुद ही एक लघु संविधान कहा जाता है। वर्ल्ड वॉर सेकंड के क्या कारण थे? वर्ल्ड वॉर सेकेंड के कारण थे, जो तात्कालिक कारण था वो ये था कि जो हिटलर था उसने पोलैंड पर आक्रमण कर दिया था, और अन्य जो कारण वर्ल्ड वॉर टू के कारण बने, उसके लिए तो सबसे पहले पेरिस की संधि ही जिम्मेदार थी। उसके बाद थी वो गुप्त संधियां जो हिटलर ने की थी, और उसके बाद मैं कहूंगी कि इंग्लैंड की तुष्टीकरण की नीति। जब हिटलर आगे बढ़ रहा था तो उसने उसे रशिया के खिलाफ एक सही मुहिम समझा होगा, और उसने उस पर हस्तक्षेप नहीं किया। ये बताइए किस तो किसने मुझे ये प्रमुख कारण लगता है। इसमें पार्टिसिपेट किया था, कौन एक दूसरे के विरुद्ध में, कौन कौन से लोग? जी जी, इसमें एक एक तरफ से तो जर्मनी ऑस्ट्रिया थे प्रमुख, और दूसरी तरफ से हम देखेंगे कि इंग्लैंड था, फ्रांस था, और अमेरिका था। ध्रुवी राष्ट्र और मित्र राष्ट्रों में ये विभाजित थे। ध्रुवी राष्ट्रों में जर्मनी थी, और मित्र राष्ट्रों में अमेरिका था, और ब्रिटेन था, फ्रांस था। जी जी, शेरशाह सूरी की बात की थी आपने थोड़ी देर पहले। जी जी, शेरशाह सूरी के शासनकाल के बारे में बताइए आप। शेरशाह सूरी का शासनकाल हम देखते हैं कि 1540 में प्रारंभ होता है, जब वो कन्नौज के युद्ध में हुमायूं को हराता है। इसका कार्य केंद्रीकृत प्रशासन के आधार पर था, और मुझे लगता है कि यह स्थापत्य और प्रशासन और कृषि सभी तरफ से एक अच्छा प्रशासन था। एक केंद्रीकृत शासन के साथ ही उन्होंने कृषि सुधार भी किया है, और उन्होंने स्थापत्य में भी अच्छे उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। इन्होंने किसी रोड का निर्माण करवाया था, नाम पता है आपको? सॉरी मैम। किसी रोड का निर्माण करवाया था उन्होंने जो अभी भी प्रसिद्ध है। जी, उन्होंने ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण कराया था, जो अभी भी प्रसिद्ध है, जिसे उसके पहले अशोक ने एक व्यापार रास्ते के रूप में बनाया था, और फिर उन्होंने ग्रैंड ट्रंक रोड बनाई थी। अच्छा, इस समय उसको क्या कहा जाता था शेरशाह सूरी के समय? ये तो अंग्रेजों ने सॉरी सर। ग्रैंड ट्रंक रोड तो अंग्रेजों ने नाम दिया था। शेरशाह सूरी के समय इसको क्या कहा जाता था? सॉरी सर। ठीक है। प्रियंका जी, देखिए आपका फीडबैक में ये है कि आपका फर्स्ट मॉक था ये? सॉरी सर, मुझे आवाज नहीं आ रही। ये पहला ही मॉक था ना आपका? जी सर। इससे पहले नहीं दिया ना आपने? इससे पहले मैंने इसके लिए नहीं दिया है, और मेरा अभी अधिकतर जो क्षेत्र है वो रिवाइज नहीं हुआ है, क्योंकि एक प्री भी था, तो मैंने अभी
ये जो अवॉइड छोड़ रखी है। जी जी। तो यही है कि थोड़ा स्टडी करने की जरूरत तो है। आप मुझे कुछ आयाम बता दीजिए सर, जो अच्छे से कुछ आयाम बता दीजिए जिसमें अच्छे से प्रिपरेशन करी जाए। मेरे पास 4-5 दिन है। कब है आपका आपका इंटरव्यू कब है? जी सर, आपका इंटरव्यू कब है? मेरा 19 को है सर। अच्छा अच्छा, 19 को है। ओके, देखिए इसमें एक तो आप वर्ल्ड हिस्ट्री को अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा, और दूसरा जी आपका सर। हिस्टोग्राफी है ना, और तीसरा हिस्टोग्राफी। जी आप एमपी हिस्ट्री। एमपी हिस्ट्री। हाँ, ये टॉपिक अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा। बकाया तो सारी चीजें आपको आती हैं, अच्छी तरह से आती होंगी मुझे लगता है, लेकिन ये इनका टच कम रहता है, जी इसलिए इसको ये 3 यूनिट है ना, इसको अच्छे से पढ़ते हैं आप। जी सर। अच्छा, ये आपका ड्रेस यही रहेगा कि कुछ चेंज रहेगा? ड्रेस दूसरा रहेगा। हाँ, क्योंकि ये मैचिंग नहीं हो रही है कहीं भी, है ना। जी सर। ये आपका स्वेटर और साड़ी का मैचिंग नहीं है ना। और वैसे ओवरऑल वो स्वेटर तो मेरे इधर ठंडी है, वहां तो नहीं होगी। नहीं नहीं, ठंडी यहाँ भी है। कॉन्फिडेंस लेवल ठीक है आपका, और अच्छी बात ये है कि आप लगभग सहज आपके चेहरे पर भाव रहते हैं, मतलब टेंशन नहीं दिखाई देता है, ऐसा कुछ भी नहीं, नर्वसनेस भी नहीं दिखाई देती। बस ये है कि थोड़ा सा फैक्ट में कुछ गड़बड़ी हो रही है ना, तो उनको थोड़ा सा आप जरूर जी देखें, सर। जी है ना। और जी आंसर देने का तरीका भी ठीक है आपका, लॉजिकल भी रहते हैं, बट ये है कि कहीं कहीं आंसर में जो डेप्थ होनी चाहिए वो नहीं आ पाती है, थोड़ा सा और कोशिश करें, है ना। जी चल, एक जी कमेंट ये कर सकती है कि जब आपको कोई आंसर नहीं आता तो आप सॉरी भी बोल सकते हैं सामने पैनल को, एक पोलाइट वे में। जी सर।